एस्पिरेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग और आप सभी का स्वागत है आज के करंट अफेयर्स सेशन के लिए। और आज हम देखने वाले हैं सितंबर का मंथली करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स भी सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ आज करंट अफेयर्स के कंसेप्ट देखेंगे और साथ ही साथ एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे। तो फटाफट से सेशन को शेयर कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन ये होने वाला है और इससे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं फटाफट सेशन को। तो एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और आ जाइए सेशन पे। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं। तो आज का जो पहला टॉपिक है, हमारा पहला टॉपिक है इंडिया और ब्राज़ील का राउंड अप। तो यहाँ पे जो है इंडिया और ब्राज़ील का एक WTO जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसको लेकर एक राउंड अप चल रहा था। एक जो है मीटिंग्स हुई कई सारी और यहाँ पर इथेनॉल टेक्नोलॉजी को लेकर यहाँ पर दोनों ने एक जो है एजेंडा फिक्स किया था और उसी को लेकर कई सारे ट्रेड अग्रीमेंट साइन किए गए हैं। हेलो यशराज, गुड मॉर्निंग कुमकुम। तो ये एक सिग्निफिकेंट चीज़ यहाँ पर बन जाती है, ये एक सिग्निफिकेंट चीज़ यहाँ पर बन जाती है और ये एक इम्पॉर्टेंट ट्रेड अग्रीमेंट था दोनों कंट्रीज़ के बीच में। जी हाँ शुभी, क्लास अभी स्टार्ट हुई है, 10:30 को लगी थी, 10:30 को लगी थी, अभी स्टार्ट हुई है क्लास। ठीक है, तो पहली स्लाइड हम बस अभी कर रहे हैं, राइट। दिस इज़ द फर्स्ट स्लाइड, अभी मैंने इंट्रोडक्शन दिया, दिस इज़ द फर्स्ट स्लाइड। ठीक है, तो फटाफट से सेशन को शेयर कर दीजिए आप लोग ताकि और बच्चे आ सकें, फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मेन जो था शुगर सरप्लस का एक इशू यहाँ पे बहुत बड़ा था। तो यहाँ पर शुगर सरप्लस को जो है इन्होंने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के थ्रू यहाँ पर एक ट्रेड अग्रीमेंट साइन किया और दोनों कंट्रीज़ ने इस पर डिसाइड किया कि जो है इसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो अगली न्यूज़ है IIT दिल्ली से आ रही है। तो IIT दिल्ली का पहला इंटरनेशनल कैंपस ओपन हो गया है और ये बहुत प्राउड की बात है, राइट। गुड मॉर्निंग अदीबा, फिज़ा, शालू, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पर IIT दिल्ली ने अपना फर्स्ट कैंपस ओपन कर दिया है और फर्स्ट कैंपस ओपन करने के साथ ये एक सिग्निफिकेंट चीज़ हो जाती है क्योंकि अभी तक हम क्या करते हैं, अभी तक हमारे लिए क्या रेलेवेंट था कि बाहर की फॉरेन कंट्रीज इंडिया में आके कॉलेज खोलें। इमेजिन कि अगर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंडिया में आ जाए, इमेजिन क्या वंडरफुल चीज़ होगी। लेकिन ये उससे भी बड़ा मैटर ऑफ प्राउड है क्योंकि IIT जो हमारे इंडिया का टॉप इंस्टीट्यूशन है अब ये इंटरनेशनली भी वर्क कर रहा है। तो ये एक सिग्निफिकेंट चीज़ हो जाती है जहाँ पर हम क्रेव कर रहे होते हैं कि बाहर की कंट्रीज से बड़े इंस्टीट्यूशन में हम जाकर पढ़ें या वो यहाँ पर आ जाएं तो कितना बढ़िया होगा। लाइकवाइज हमें प्राउड लेना चाहिए कि इंडिया के इंस्टीट्यूशन बाहर जा रहे हैं। तो ये एक एम है, ये एक विजन है कि हमें इस लेवल का एजुकेशन लेवल बनाना है कि लोग बाहर वाले भी इसे यूज़ करें। अब आप देखो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और एज कंपेयर टू हार्वर्ड लॉ स्कूल, ऑक्सफोर्ड लॉ स्कूल, न्यूयॉर्क लॉ स्कूल, कोई कंपैरिजन ही नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है। NLS बैंगलोर पूरी कोशिश कर रहा है कि वो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेट करे। तो जब ये आ जाएगा हमारे पास तो फिर ऑटोमेटिकली देखना चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएंगी। तो ये चीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिली कि हाँ ये सेशन की शुरुआत हो गई है यहाँ पर और IIT दिल्ली ने अपने सेशन शुरू कर दिए अबू धाबी में। तो अबू धाबी के प्रिंस शेख खालिद बिन भी जो हैं यहाँ पर शेख खालिद बिन ने, आप देख सकते हैं यहाँ पर फोटो में कि वो खुद उपस्थित थे इस कोलैबोरेशन के लिए। आप देख सकते हैं IIT दिल्ली अबू धाबी, यहाँ पर फोटो में आपको दिख रहा है IIT दिल्ली अबू धाबी। तो ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट चीज़ हो जाती है जिस हिसाब से हम विज़न बनाए हैं अपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से। तो कुछ फॉरेन इंस्टीट्यूशंस को हम बुलाएंगे, कुछ जगहों पर हम खुद जाएंगे। तो ये एक जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, राइट। तो ध्यान रख सकते हैं इन चीज़ों का, राइट। तो ये हमारे अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या क्या होने वाला है, इसमें कितने कोर्सेज दिए जाएंगे। 52 स्टूडेंट्स ने जो है बैच शुरुआत की है, बीटेक डिग्रीज दी जाएगी एनर्जी इंजीनियरिंग पे। अब देखो अबू धाबी का जो कल्चर है ना, अबू धाबी का कल्चर एनर्जी कंजर्वेशन पे बहुत ज़्यादा है। अगर आप पूरे अरब कंट्रीज़ का अगर आप देखेंगे तो अरब कंट्रीज़ ऑल्दो तेल का कुआं बोला जाता है, अरब कंट्रीज़ को तेल का कुआं बोला जाता है, लेकिन फिर भी वहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन पे बहुत ज़्यादा काम होता है। पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में अरब
जो है अरब कंट्रीज तेल सप्लाई करती हैं सबको, उसके बाद भी वो एनर्जी कंजर्वेशन पे काम कर रहे हैं। इसका मतलब कि वो खुद तेल यूज़ नहीं कर रहे हैं ज़्यादा, उन्हें पता है कि आने वाले समय पे ये सब एक्सटेंट होने वाला है, और इसे वो ध्यान दे रहे हैं एनर्जी इंजीनियरिंग पे, साथ ही साथ कंप्यूटर साइंस। वाईफाई 7 जनरेशन दुबई में रिलीज़ हो गया, सोचो वाईफाई 7 जनरेशन। इंडिया में अभी लेटेस्ट वो भी सिर्फ एप्पल के डिवाइसेस में आता है 6 जनरेशन वाईफाई। तो ये एक जो विजन है अब दुबई का, अरब कंट्रीज का, भयंकर तगड़ा विजन इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलती हैं, राइट, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, कंप्यूटर साइंस में हुआ और इसे ऑफिशियली इनॉग्रेट किया गया है। अब यहाँ पर इंटरनेशनल कैंडिडेट्स के लिए भी ओपन किया जाएगा कि कोई बाहर से भी जो है आना चाहता है तो वो भी यहाँ पर आ सकता है। तो ये एक सिग्निफिकेंट चीज़ बन जाती है, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट रहा है हमारे उसके लिए, इंडियन एजुकेशन इंडस्ट्री के लिए, कि कैसे हम एक इतना बड़ा अचीवमेंट यहाँ पर ले आए हैं, और इससे एक इंडियन एजुकेशन का एक जो लेवल है वो भी स्केल अप हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। रणधीर सिंह, एक यूनिक न्यूज़ है, रणधीर सिंह बन गए हैं फर्स्ट एवर इंडियन पर्सन जो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के चेयरमैन हैं, जो प्रेसिडेंट हैं। तो ये एक हमारे लिए अद्भुत चीज़ है कि पहले इंडियन बन गए हैं, पहले इंडियन, बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन टू होल्ड द पोजीशन, राइट। तो ये पहले इंडियन बन जाते हैं इस पोजीशन को होल्ड करने वाले, और ये चीज़ फिर 44th जनरल असेंबली में हुई थी। तो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया एक बॉडी है जो एशिया में जब एशियन गेम्स होते हैं और सारी चीज़ें होती हैं तो उसमें ओलंपिक काउंसिल का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है, और उसमें पहली बार इंडियन रिप्रेजेंटेशन देखने को मिला है एज अ प्रेसिडेंट। तो पहले रिप्रेजेंटेशन तो होता था एज अ पार्ट ऑफ मेंबरशिप, लेकिन यहाँ पर इस बार प्रेसिडेंट बन गए हैं। 44th ACA में इन्हें इलेक्ट किया गया था, और ये खुद 5 टाइम ओलंपिक शूटर रह चुके हैं। रणधीर सिंह 5 टाइम ओलंपिक शूटर रह चुके हैं। एक्टिंग प्रेसिडेंट की पोस्ट में थे, क्योंकि OCA में 2021 में प्रेसिडेंट जो उस समय के थे उन्होंने छोड़ दिया था, और तब रणधीर सिंह को एक्टिंग की पोस्ट मिली थी, लेकिन इस सितंबर 2024 में इन्हें प्रॉपर प्रेसिडेंट बना दिया गया है। तो ये एक इनके लिए सिग्निफिकेंट चीज़ हो जाती है, और इंडिया के लिए भी प्राउड का मैटर है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, बढ़ते हैं आगे। और इन्होंने रिप्लेस किया है शेख अहमद अल फहद अल सबह। तो ये इससे पहले जो है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के प्रेसिडेंट थे, बड़ा सा नाम है, शेख अहमद अल फहद अल सबह, और इन्हें एथिक्स वायलेशन के चलते हटाया गया था। एथिक्स वायलेशन के चलते हटाया गया था, इसलिए रिप्लेस हुए, और इससे इंडिया का इन्फ्लुएंस आने वाले समय पर एशियन गेम्स में बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो अगली न्यूज़ है टाइफून यागी, और ये सारी जो न्यूज़ हम कवर कर रहे हैं ये वन ऑफ दी मेजर न्यूज़ रही है सितंबर की, राइट। तो आपको मैंने से कई बार बताया है, हमेशा बोलता हूँ कि ज़्यादा करने के पीछे मत भागना, क्या सबसे इम्पॉर्टेंट है उस पर हमें फोकस करना है, तब आपको इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं टाइफून जो है टाइफून यागी साउथ ईस्ट एशिया में आया है, और ये 10 साल का सबसे पावरफुल टाइफून माना गया है। पिछले 10 साल का सबसे पावरफुल टाइफून माना गया है, ठीक है। अब मुझे बताओ कि इंडिया एशिया के कौन से पार्ट में आता है? क्या इंडिया वेस्ट एशिया में आता है, क्या इंडिया साउथ एशिया में आता है, क्या इंडिया नॉर्थ एशिया में आता है, कहाँ पे आता है? इंडिया एशिया के कौन से पार्ट में आता है? फटाफट बताइए। आप सभी के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है कि इंडिया एशिया के कौन से पार्ट में आता है? इंडिया एशिया के कौन से पार्ट में आता है? फटाफट फटाफट। दो आंसर आए हैं बस। वेरी गुड, साउथ एशिया है। इंडिया नॉर्थ एशिया नहीं है, इंडिया साउथ एशिया है।
तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये सारे सिग्निफिकेंट चीज़ें हैं, ठीक है। इंडिया साउथ एशिया का पार्ट है, इंडिया नॉर्थ एशिया का पार्ट नहीं है। तो इस जो अब ये जो है चाइना के हैनन एरिया में, हैनन प्रोविंस में आया था और 230 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी, 230 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी। तो ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट जो है इशू बन जाता है, क्योंकि टाइफून जो हैं काफ़ी ख़तरनाक होते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से जो है 2000 में, सन 2000 में उड़ीसा में आया था साइक्लोन। और उड़ीसा में साइक्लोन आने के बाद जो है सबसे खतरनाक साइक्लोन माना गया था उड़ीसा का। और ये जो है काफ़ी ज़्यादा जो है इन्होंने उस समय पे इसको पारादीप साइक्लोन का नाम दिया गया था। पारादीप साइक्लोन 1999 का सबसे खतरनाक ये साइक्लोन था, इसका नाम था पारादीप साइक्लोन। तो उस समय ये 1999 में आया था उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा में आया था। और उस समय उसकी स्पीड थी 200 किलोमीटर पर आवर, 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी। और आज हम देख रहे हैं कि सोचो आज 230 किलोमीटर, महज बस 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ज़्यादा है। तो इमेजिन कि उस समय क्या प्रभाव रहा होगा। उड़ीसा का सबसे वर्स्ट साइक्लोन माना जाता है। तो ये एक बहुत सिग्निफिकेंट चीज़ हो जाती है, ये एक सिग्निफिकेंट चीज़ हो जाती है ना। तो ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। और हम बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। सूरत रैंक्ड हो गई है पहली क्लीन एयर सिटी। तो क्लीन एयर सर्वे हुआ था 2024 का, और इस क्लीन एयर सर्वे में सूरत का नाम बहुत ही जल्दी अब आ गया है। पिछले बार की अगर रैंकिंग देखें तो सूरत 13th नंबर पे था, लेकिन अब इसे नेशनल क्लीन एयर सिटी का टैग मिल गया है और यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने इस टैग को दिया है। तो ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट चीज़ हो जाती है कि कैसे सूरत ने जो है क्लीन एयर अचीव करने में काफ़ी ज़्यादा मदद की। और इस चीज़ के लिए 1.5 करोड़ का प्राइज मनी दिया गया है फॉर रिकॉग्नाइजिंग द एफर्ट्स ऑफ द सूरत। तो जिस हिसाब से सूरत की सरकार ने यहाँ पर कोशिश की और जिस हिसाब से वहाँ पर एयर क्वालिटी इम्प्रूव हुई विद इन 1 ईयर, तो ये बहुत ही कमेंडेबल जॉब सूरत गवर्नमेंट की तरफ से देखने को मिला है। नेशनल क्लीन एयर सिटी का टैग मिल गया है, यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने दिया है और एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव, तो याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। दीपाली थापा बन चुकी हैं पहली फीमेल बॉक्सिंग चैंपियन। तो इन्होंने यहाँ पर रिकॉर्ड बना दिया है। रिकॉर्ड किस चीज़ का है? पहली फीमेल बॉक्सिंग चैंपियन है एशियन चैंपियनशिप की, है ना। तो यहाँ पर एशियन चैंपियनशिप की पहली फीमेल बॉक्सिंग चैंपियन बन जाती हैं। 33 kg में इन्होंने फाइट किया था। स्कूल गोइंग हैं, ये स्कूल गर्ल हैं और 33 kg में फाइट करके जीती हैं, तो बहुत ही बड़ी बात है। और ये यूएई में हुआ था, यूएई में ये चैंपियनशिप हुई थी और इंडिया ने टोटल 7 मेडल्स जीते थे, टोटल 7 मेडल जीते। और दीपाली थापा ने बनाया है इंडिया का रिकॉर्ड, पहली महिला बन गई हैं स्कूल गर्ल होने के नाते, अंडर 18 पे ये इन्होंने जीता है। भूमि और निश्चल शर्मा अदर इंडियन थे जो कि 35 और 37 कैटेगरी में फाइट किए थे इनके साथ, लेकिन मेडल नहीं ला पाए। और इससे ये रिफ्लेक्ट होता है कि इंडिया में देयर इज़ अ नीड फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस इन द स्पोर्ट्स। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि इंडिया का कल्चर शुरू से ऐसा रहा कि आपने देखा होगा कि कितनी ही लड़कियां क्रिकेट में या फुटबॉल में गई हैं, है ना। मैं अपने स्कूल लाइफ में नहीं देखा, मैंने अपनी कॉलेज लाइफ में नहीं देखा
कि कोई प्रॉपर डेडिकेटेड फीमेल फुटबॉल टीम हो। ना ही फीमेल फुटबॉल टीम थी, ना ही फीमेल क्रिकेट टीम थी। तो ना मैंने अपने 5 साल के कॉलेज टेन्योर में देखा, ना मैंने अपने 7-8 साल के 10 साल के स्कूल टेन्योर में देखा। तो ये जो चेंज है, ये चेंज आना बहुत ज़रूरी है स्पोर्ट्स में इन्वॉल्वमेंट। तो लाइक क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, बॉक्सिंग, तो ये क्यों यहाँ पे हमें फीमेल इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। चाहे वो रेसलिंग की बात हो, चाहे वन चेस चैंपियनशिप हो, तो आउटडोर तो चलो दूर की बात है, इंडोर में भी हम लोग को इन्वॉल्वमेंट देखने नहीं मिलता है। तो विच इज़ अ वेरी सैडनिंग थिंग फॉर अ कंट्री की यहाँ पे। और मैं तो बोलूँगा कि चलो पहले के समय पे एक कंसर्न ये हुआ करता था कि पेरेंट्स अलाउ नहीं करते थे। आज मैं इस चीज़ को बहुत ही कम मानूंगा, इस बात को, कि आपके पेरेंट्स आपको चेस खेलने से मना कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स आपको टेबल टेनिस खेलने से मना कर रहे हैं। ठीक है, चलिए फिजिकल जो एकदम ही फिजिकल स्पोर्ट्स होते थे, चाहे क्रिकेट हो गया, वॉलीबॉल हो गया, ठीक है, बॉडी डेलिकेट होती थी या मे बी स्ट्रेंथ कम है या जो भी है, बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, नेचुरल फैक्टर्स हैं, कुछ भी हो, लेकिन वाई नॉट इंडोर गेम्स। और आज मैं बोलूँगा कि आपकी खुद की चॉइस है कि आप स्पोर्ट्स में नहीं जाते हैं। और तब हम बात करते हैं इक्वालिटी की। एक जगह हम बात करें इक्वालिटी की, नहीं, इक्वल पे, इक्वल वर्क, इक्वल जॉब, इक्वल इक्वल इक्वल, लेकिन क्या हम एक इक्वालिटी का सेंस रियल वे में डेवलप कर पाए हैं? क्या जो ज़ील लड़कों में स्पोर्ट्स के लिए है, क्या वही ज़ील लड़कियों में स्पोर्ट्स के लिए है? वहां पे इक्वालिटी की बात क्यों नहीं होती? क्योंकि इट्स नॉट अबाउट लड़का और लड़की, इट्स अबाउट स्पोर्ट्स, इट्स अबाउट ग्रोइंग इन द स्पोर्ट्स एज अ नेशन। क्यों चाइना पिछले 5 साल से, क्यों चाइना पिछले 5 साल से, 7 साल से ओलंपिक्स में लगातार फर्स्ट आ रहा है? कोई कंपैरिजन नहीं है यार, 80-90 मेडल जीतता है ओलंपिक्स में, मेन ओलंपिक्स में। हम 7-8 में सिमट जाते हैं, चाइना 80-90 मेडल जीतता है। तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि चाइना की अगर आप चाइना का एजुकेशन सिस्टम देखेंगे, स्पोर्ट्स इज अ मैंडेट। लड़कियों को शुरू से बास्केटबॉल की कोचिंग मिलती है, शुरू से टेबल टेनिस खिलाया जाता है, लेकिन हम क्यों इन्वॉल्व नहीं स्पोर्ट्स में? क्योंकि कल्चर वैसा नहीं है। आप आज एक आउट ऑफ द बॉक्स स्टेप लेंगे कि मैं अब टेबल टेनिस खेलना सीखूंगी, लोग हंसेंगे आप पे, पीपल विल नॉट रिकॉग्नाइज। खाना बनाना सीखो, टेबल टेनिस खेलने से कुछ नहीं होगा, देयर इज नो वैल्यू आउट ऑफ इट। एवरीथिंग इज नॉट अबाउट वैल्यू, एवरीथिंग इज ऑलवेज अबाउट अ हॉबी। आपके अंदर स्किल होनी चाहिए। तो ये कॉन्शियस हम लोगों को बनना है कि कैसे हम स्पोर्ट्स को अपने लाइफ का पार्ट बनाएं, ताकि स्पोर्ट्स से आपको एक फिजिकल फिटनेस भी होती है। आप चेस खेलेंगे, मेंटली फिट रहेंगे, कितना दिमाग लगाना पड़ता है, एंगेज रहेंगे, कंसंट्रेटेड रहेंगे। तो हर स्पोर्ट्स, वो चाहे एक टेबल स्पोर्ट्स हो, चाहे वो इंडोर हो, स्क्वॉश खेलिए, बैडमिंटन खेलिए, चेस खेलिए, कितने सारे स्पोर्ट्स हैं। फॉर दैट मैटर कैरम खेल लो, कैरम में भी दिमाग लगता है, शूट करना है, देखना है कितने एंगल से जाएगा, कहाँ मारना है, कितना सरफेस रफ होना चाहिए। हर स्पोर्ट आपको एक चीज सिखाता है, और वो है आपका रैशनल थिंकिंग। रैशनल थिंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर दैट मैटर बिलियर्ड और स्नूकर भी सिखाता है। अगर मुझे ब्लू बॉल को हिट करना है जो कि बिना ग्रीन बॉल को टच किए उधर चले जाए, तो मैं कैसे मारूं? सोचने पे मजबूर करता है। आपको लगता है कि वो स्पोर्ट्स एक टाइम पास है, लेकिन वो आपकी रैशनल थिंकिंग को क्रिएट कर रहा है, उसको एनहांस कर रहा है। जब यही चीज़ मैथ सॉल्व करने आओगे, वही रैशनल थिंकिंग आपको हेल्प करेगी कि अगर एक गाड़ी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और दूसरी गाड़ी 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो कितना टाइम दोनों गाड़ी लेंगे कि सेम समय पे पहुंच जाएं? रैशनल थिंकिंग। तो मैथ्स इज ऑल अबाउट रैशनल थिंकिंग। ऑथर ने ये बोला था, अब ऐसा क्या बोल दूं कि ऑथर का स्टेटमेंट निगेट हो जाए? जब यही क्वेश्चन आप देखते हो तो कंफ्यूज हो जाते हो, लेकिन रैशनल थिंकिंग रहेगी, तुरंत दिमाग हिट करेगा वहां पे। तो हम ये चीज भूल जाते हैं कि पढ़ाई करने के लिए या लाइफ के कोई भी चीज के लिए सारी चीजें डिफाइन करती हैं। हम क्या काम करते हैं? सोशल मीडिया में रील्स देखने का, जिसमें कोई रैशनल थिंकिंग नहीं है। आ रहा है देख रहे हैं, आ रहा है देख रहे हैं, आ रहा है देख रहे हैं, देख रहे हैं, देख रहे हैं, देख रहे हैं। रैशनैलिटी खत्म होते जा रही है।
बढ़ने की जगह। वो टाइम को चेस खेलने में लगा दो, वो टाइम को कैरम खेलने में लगा दो, वो टाइम को सीखने में लगा दो, चीज़ें शॉर्ट हो जाएंगी आपके लिए। और करके देखना, कोई भी करके देखना, यू विल थैंक मी लेटर फॉर दिस। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं आगे। यूएई का बरका न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट, तो यूएई का बरका न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट बन के तैयार हुआ है। पहला प्लांट है ये, और इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। और पहला पूरे अरब देशों में पहला न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट डाला गया है। तो अरब कंट्रीज़ में, अरब कंट्रीज़ जो हैं, अरब कंट्रीज़ ऐसी सब डर के रहते हैं, और यहाँ पे अब ये भी एक न्यूक्लियर सेक्टर में घुस चुका है। और न्यूक्लियर सेक्टर में घुसने से काफ़ी बड़ा एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन जो है मिलने वाला है इन अरब कंट्रीज़ को। तो न्यूक्लियर एनर्जी अब हर जगह आ चुकी है। तो आप देख सकते हैं फ़ोटो में, ये प्लांट है जो उन्होंने बनाया है, और अब ये अपने एनर्जी रिसोर्सेज को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। मैंने आपको आईआईटी वाले न्यूज़ में भी बताया कि कैसे दुबई में जो एक कोर्स है मेजर, वो है एनर्जी कंजर्वेशन पे, एनर्जी इंजीनियरिंग पे। तो ये एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट ब्लूप्रिंट है कि कैसे अरब कंट्रीज़ फोकस कर रही हैं बहुत ज़्यादा एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन पे। वो अलग अलग एनर्जीज़ पे काम करना चाहते हैं, राइट, अलग अलग एनर्जीज़ पे काम करना चाहते हैं, जिससे एक बड़े लेवल पर उन्हें फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है, चलो। तो अब इसमें एक चीज़ और अच्छी है कि यहाँ पे जो है, यहाँ पर जस्ट अ मिनट, एक मिनट दीजिए बस मुझे। ठीक है, चलिए। तो ये था यूएई का पहला न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट। तमिलनाडु स्कूल एजुकेशन में एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, और इस इनिशिएटिव का नाम है नलम नाड़ी। तो नलम नाड़ी इज़ अ ऐप जो कि तमिलनाडु ने निकाला है अपने एजुकेशन इनिशिएटिव के तौर पर, और यहाँ पर कई सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड की गई हैं। अब इसमें 58 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लाया गया है। अब पर्पस ये है कि हम स्मार्टफोन को एक टूल बनाना चाहते हैं जिसके थ्रू हम बच्चों को एक लर्निंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकें। तो इससे क्या होगा कि जब ये ऐप बच्चे इंस्टॉल करेंगे तो इनको कई सारे इसमें लर्निंग प्लेटफॉर्म्स मिलेंगे, चाहे वो ट्यूटोरियल्स हों, चाहे वो वीडियोस हों, चाहे वो कोई भी चीज़ें हों, राइट। तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें प्रोवाइड कराई जाएंगी। ठीक है, और इसमें क्लाइमेट चेंज और ड्रग प्रिवेंशन प्रोग्राम और बहुत सारी चीज़ें जो एक नए लेवल पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से जो ज़रूरी है, उन सारी चीज़ों को इसमें ऐड किया जाएगा। अब बढ़ते हैं अगली तरफ। ये है राजस्थान से आ रही है खबर कि इसमें रिजर्वेशन लाया गया है 33% का। तो नए जो रिजर्वेशन है 33% का रिजर्वेशन इसमें इंक्लूड किया जाएगा महिलाओं के लिए। महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन इसलिए लाया गया है क्योंकि राजस्थान में जो पुलिस की फोर्स थी, उस पुलिस फोर्स में जो प्रपोर्शन था मेल इस टू फीमेल का, वो कम पाया गया था, और उसी प्रपोर्शन को बैलेंस करने के लिए और महिलाओं को एनकरेज करने के लिए 33% रिजर्वेशन लाया गया है।
और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी हमने पंचायत में, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है कि जब पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी बने, मैं आपको बता दूं कि 73rd अमेंडमेंट, याद रखिएगा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हमने पंचायती राज सिस्टम लाया था और हमने म्यूनिसिपैलिटी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। अब इसमें जो भी मुखिया रहेगा, जो भी हेड रहेगा, उसके सिलेक्शन के लिए 1/3 सीट किसको जाएगी? विमेन को जाएगी मैंडेटरीली। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट बनाया गया था 1/3 सीट देने का। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि विमेन, अब क्या है कि हमारे कंट्री में मैंने बताया प्रॉब्लम वही है। अगर आप एक एग्जीक्यूटिव लेवल पे प्रॉब्लम देखेंगे तो एक तो हो गई कि चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती हैं। जैसे हमने एक रैंटिंग या एक प्रॉब्लम ये है कि मैंने बोला कि पोस्ट ही नहीं है, तो मैं एज अ फीमेल, अगर मैं एक महिला हूँ, मैं एक विमेन हूँ, तो पहला मेरा कंसर्न ये होगा क्या मेरे लिए पोस्ट अवेलेबल है। ठीक है, फर्स्ट कंसर्न। सेकंड कंसर्न, अगर पोस्ट अवेलेबल है तो मेरे लिए कितना आसान है उस पोस्ट में लैंड करना एज कंपेयर टू द मेल ऑफिसर। क्योंकि यहाँ पे जो मेन कंपैरिजन है, ये मेन कंपैरिजन यहाँ पे किस चीज़ का है? मेन कंपैरिजन है यहाँ पर मेल वर्सेस फीमेल का। क्योंकि अब एक जगह पे जब मुझे पोस्ट की वैकेंसी दिख गई, मैंने अप्लाई कर दिया, लेकिन वहाँ पर जब मेरा एडमिशन हो जाता है, जब मैं एक पुलिस ऑफिसर बन जाती हूँ, तब मेरे साथ आगे क्या होता है? तो हिस्ट्री में ऐसा देखा गया कि कई लेवल पे विमेन ऑफिसर्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, कई लेवल पे विमेन ऑफिसर्स के साथ फिजिकल अब्यूज़ हुआ, सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस हुए। तो ऐसे केसेस से हम एक मॉरल को डाउन कर देते हैं। तो हमारा इसमें क्या होता है कि कभी भी एक तौर पे, जैसे मैं हमेशा रेप लॉज के लिए बोलता हूँ, हमने रेप के लॉज बनाए वेल एंड गुड, लेकिन उस चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन ज़ीरो। तो उसी प्रकार से रिजर्वेशन लाना एक बड़ी बात नहीं है। हमने क्या किया? हमने रिजर्व कर दी पोजीशन सारे विमेन के लिए कि 33% रिजर्व होगा। जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है वो है ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन। तो रिजर्वेशन लाने वाली यही सरकार, हरासमेंट करने वाली भी यही सरकार, तो लोग सेम है कुल मिला के, है ना, लोग सेम है। तो अब मैं आप लोगों के लिए अगर आज कुछ बेनिफिट्स लेकर आता हूँ और मैं ही उस बेनिफिट को एक्सप्लॉइट करता हूँ फील्ड पे, तो बताइए क्या कभी आपको कोई सॉल्यूशन मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो दिस इज अ कंसर्न विच इज नीड टू बी एड्रेस, बट एटलीस्ट ऑन अ फर्स्ट प्लेस यहाँ पे 33% को लाया गया है, जिससे कि ज़्यादा विमेन एंगेजमेंट किया जा सकता है। अब ये चीज़ को कहाँ पे किया गया है? राजस्थान पुलिस सबॉर्डिनेट सर्विसेज रूल्स, राजस्थान पुलिस सबॉर्डिनेट सर्विसेज रूल, इसमें इस चीज़ को किया गया है। तो ये याद रखिएगा, विच इज़ इम्पॉर्टेंट, राजस्थान पुलिस सबॉर्डिनेट सर्विसेज रूल 73rd अमेंडमेंट से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी 33% रिजर्वेशन दिया गया था पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी में। ठीक है, पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी में विमेन के लिए 33% रिजर्वेशन लाया गया था। चलिए, क्वाड लीडर्स मीट, तो 21 सितंबर को हुई थी क्वाड लीडर्स मीट। तो क्वाड लीडर्स मीट एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रहा है सभी लीडर्स के लिए। और इस बार जो ये मीटिंग थी 6th क्वाड समिट थी। दिस वॉज द 6th क्वाड समिट और इसे वेलमिंगटन में किया गया था। वेलमिंगटन में इस बार जो हमारे प्रेसिडेंट हैं जो बिडेन, यूनाइटेड स्टेट्स के जो बिडेन ने इस बार होस्ट किया। टेक्निकली 2024 की जो 6वीं क्वाड समिट होने वाली थी, ये इंडिया में होने वाली थी, इंडिया में होस्ट होने वाली थी। लेकिन जो बिडेन का रिटायरमेंट है, जो बिडेन अभी इलेक्शन आने वाला है यूएस में, उसके बाद जो बिडेन नहीं रहेंगे। तो जो बिडेन चाहते थे कि वो जाने से पहले होस्ट कर लें, उन्होंने मोदी से रिक्वेस्ट की कि इस बार मैं कर लेता हूँ, अगली बार आप कर लीजिएगा, आप तो रहेंगे ही सत्ता में 2029 तक। तो मोदी जी ने खुशी खुशी हाँ बोल दिया और अब वो ये जो इस बार की होस्टिंग थी वो उन्होंने यूएस को सौंप दी। 2025 में होने वाली होस्टिंग को इंडिया करेगा। तो 2025 के क्वाड मीट इंडिया में होगी, 2024 यूएस में हुई थी, वेलमिंगटन एरिया में हुई थी। यूएस के प्रेसिडेंट हैं जो बिडेन, मोदी जी तो हैं ही इंडिया के। जापानीज प्राइम मिनिस्टर थे फूमियो किशिदा
और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर थे एंथनी एल्बनीज। तो ये चारों हैं लीडर्स अपने अपने कंट्री के, इंडिया, यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। तो ये क्वाड मीट यूएस में ख़त्म हुई। अब यहाँ पर एजेंडास क्या थे? एजेंडा थे मैरीटाइम सिक्योरिटी। मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए ये 4 कंट्री मिलके कौन सी एक्सरसाइज करते हैं बताइए? मैरीटाइम सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए क्वाड की कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज होती है? जल्दी से नाम बताइए। कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज क्वाड के ग्रुप के द्वारा की जाती है? क्विकली। वेरी गुड, वेरी गुड। मालाबार एक्सरसाइज, ठीक है। अभी हाल ही में हमने देखा कल के करंट अफेयर्स में कि मालाबार एक्सरसाइज हुई थी। तो ये चीज़ मैरीटाइम सिक्योरिटी को रिफ्लेक्ट करती है। साथ ही साथ साइबर सिक्योरिटी एक कंसर्न है, क्लाइमेट चेंज एक कंसर्न है, काउंटर टेररिज्म एक कंसर्न है, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी। क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी के सेंस में अगर हम देखें तो टेक्नोलॉजी के सेंस में यूएस काफ़ी ज़्यादा आगे है, राइट। टेक्नोलॉजी के सेंस में यूएस आगे है, जापान आगे है, इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया भी आगे है। तो इंडिया भी अब आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो सभी एक मिलकर एक सिस्टम डेवलप कर रहे हैं जिसमें वो सारी चीज़ें शेयर कर सकें। तो इंडिया पहली बार होस्ट करता क्वाड समिट, लेकिन इसे पोस्टपोन कर दिया गया है 2025 के लिए। अगली खबर है अपराजिता बिल को लेकर। तो अपराजिता बिल लाया गया। हमने सभी ने देखा कि अगस्त का महीना बहुत दुखद महीना रहा, बहुत ही सैडनिंग था, क्योंकि कई सारे उत्तराखंड में, कोलकाता में, मध्य प्रदेश में अलग अलग तरीक़ों से रेप की खबरें देखी गई। और जो सबसे डेडली था वो था कोलकाता आरजी कर मेडिकल कॉलेज का रेप केस। तो कॉलेज का नाम था आरजी कर मेडिकल कॉलेज, ठीक है, याद रखिएगा, हो सकता है कॉलेज का भी नाम आपसे पूछ लिया जाए। तो आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ये रेप हुआ। और इस रेप होने के बाद जब महीने भर प्रोटेस्ट चला, डॉक्टर्स ने प्रोटेस्ट की, डॉक्टर्स ड्यूटी पे नहीं गए, मेडिकल सर्विसेज हॉल्ट पे आ गई, सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा, आर्टिकल 142 लगाया सुप्रीम कोर्ट ने। और यहाँ पर कई सारे डिसीजंस दिए गए, कई सारी गाइडलाइंस दी गई डॉक्टर्स की सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए। और ये गाइडलाइंस नई नहीं है, पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में विशाखा गाइडलाइंस लाकर, याद रखिएगा विशाखा गाइडलाइंस विशाखा गाइडलाइंस लाकर महिलाओं की मदद की थी। सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस को लेकर विशाखा गाइडलाइंस आई थी। अभी भी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर्स के प्रोटेक्शन के लिए, डॉक्टर्स के सिक्योरिटी के लिए डिमांड किया, ऑर्डर किया सारे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को कि पुलिस फोर्सेस को बढ़ा दो। तो सारे हॉस्पिटल्स में जहाँ पे विमेन एंगेजमेंट ज़्यादा है वहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स को बढ़ा दो, वो भी पुलिस मतलब प्रॉपर पुलिस, आपको वहाँ पे कोई प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विसेज हायर नहीं करनी है। तो ये चीज़ उन्होंने बोली। और इसी के साथ जब प्रोटेस्ट बढ़ता गया तो जो प्रोटेस्टर्स ग्रुप थे, तो प्रोटेस्टर्स ग्रुप ने ममता बनर्जी से कई सारे जो है वहाँ पर डिमांड्स की, कई बार मीटिंग्स हुई, और मीटिंग में डिसाइड हुआ नया रेप लॉ जिसका नाम पड़ा अपराजिता। तो ये अपराजिता बिल इनफैक्ट प्रेसिडेंट को भेजा गया असेंट के लिए, और अभी इसका असेंट अवेटिंग है। अब अपराजिता बिल में क्या है खास? अब उससे पहले याद रखिए वेस्ट बंगाल के जो गवर्नर हैं वो हैं सीवी आनंदा बोस। तो ये बिल सीवी आनंदा बोस ने जब दोनों पार्टी, और ये पहला बिल था वेस्ट बंगाल में जब ऑपोजिशन पार्टी, रूलिंग पार्टी, दोनों ने यूनानिमसली इस बिल को साइन करके भेजा प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को। तो गवर्नर सीवी बोस को जमा किया गया दोनों लेजिस्लेटिव असेंबली से, और फिर सीवी आनंदा बोस ने द्रौपदी मुर्मू को भेजा है। अब इसमें होगा क्या कि इसमें पॉक्सो एक्ट को अमेंड कर दिया जाएगा डेथ पेनल्टी के साथ। तो अगर इस टाइप के रेप अगर होते हैं, और इनफैक्ट भारतीय न्याय संहिता में तो अमेंडमेंट होगा ही होगा, साथ में पॉक्सो एक्ट में आपको बता दूं कि पॉक्सो एक्ट है 2012 का। तो 2012 में बना था पॉक्सो एक्ट, और भारतीय न्याय संहिता जुलाई 2024 से इम्प्लीमेंट हुआ है। इन दोनों ही एक्ट में अमेंडमेंट्स आएंगे और डेथ पेनल्टी को इंक्लूड किया जाएगा गैंग रेप के लिए। तो भारतीय न्याय संहिता में मेंशन किया गया है कि डेथ पेनल्टी मिलेगी अगर आप गैंग रेप करते हैं,
और पॉक्सो एक्ट के अंदर भी डेथ पेनल्टी को इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि अभी तक डेथ पेनल्टी वाली प्रोविज़न लॉ में डाली नहीं गई थी, अब डाल दिया गया है। अब उसमें भी गैंग रेप है, तो अब देखिए आगे इसमें होता क्या है। तो मुझे तो मानना था कि जो रेप के प्रोविजंस हैं बनने ही स्ट्रिक्ट चाहिए, 10 साल की सज़ा, 20 साल की सज़ा। अब प्रॉब्लम ये है कि आज अगर 10 साल की सज़ा दे भी दी तो कौन देख रहा है कि 5 साल बाद वो बेल लेकर निकल गया बाहर, है ना। क्योंकि अधिकतर समय ये पाया गया है कि अब देखो, ये जो बंदा था ये वेस्ट बंगाल का सरकारी कॉलेज था। सरकारी कॉलेज में वेस्ट बंगाल का जो कॉलेज था, आरजी कर कॉलेज, उसका प्रिंसिपल खुद इन्वॉल्व था। सारे जो प्रूफ थे वो मिटाए गए। अब आपको क्या लगता है यहाँ पे जस्टिस होगा? उसे 10 साल की सजा दे भी दी तो 5 साल में बेल लेके निकल जाएगा। कौन देख रहा है? आज 2 महीने हो गए, आज 2-3 महीने हो गए, हम भूल चुके हैं कोलकाता रेप केस को। हम पुणे का वो एक्सीडेंट केस भूल चुके हैं जिसके लिए 1-1.5 महीने बहुत हल्ला हुआ था। तो सोशल मीडिया का इफेक्ट इतना ही होता है, वो 1.5 से 2 महीने ही चीज़ों को दिखा सकता है। इसीलिए डेथ पेनल्टी होनी चाहिए, ताकि डेथ पेनल्टी एक बार मिली तो कोई चांस ही नहीं है आगे बचने का। तो लेकिन क्या करते हैं, ये दिखाने के लिए 20 साल की सज़ा डाल देंगे। अब आप देखने जा रहे हो क्या कि 5 साल बाद क्या हुआ, 2 साल बाद क्या हुआ। तो ये इसीलिए लॉज स्ट्रिंजेंट होने चाहिए, क्विक एक्शन होना चाहिए, दिखना चाहिए। नोबडी विल फॉलो अप आफ्टर 5-10 ईयर्स, राइट। तो दिस इज वाई रेप लॉज, जब ऐसी कोई हीनियस क्राइम होती हैं, और ये सरकार की जिम्मेदारी है, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि ये ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जहाँ पे एटलीस्ट विमेन सेफ हों। नवरात्रि का ये हफ्ता चल रहा है और एक तरफ हम पूजा करते हैं, वी सेलिब्रेट गॉडेस दुर्गा, एंड सेम टाइम पे द गर्ल्स, द विमेन हु इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ दुर्गा, वी ट्रीट देम ब्रूटली। हाउ हिपोक्रेट दिस इज। वही लोग कोलकाता में दुर्गा पूजा मना रहे हैं, बहुत सेलिब्रेशन हो रहा है, कोई फास्टिंग कर रहा है, कोई गरबा कर रहा है। हम एक सेलिब्रेशन को मना रहे हैं, लेकिन इस सेलिब्रेशन के रिचुअल में कोई स्पिरिट नहीं है। ये सिर्फ एक दिखावे का हफ्ता है जहाँ पे हम बैकलेस टॉप पहन के गरबा करेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, दारू पिएंगे, बस नवरात्रि खत्म। नवरात्रि का कोई पर्पस नहीं रह गया है। Nobody cares about respecting the true sense of नवरात्रि। तो ये 9 दिन नवरात्रि जो बनाई जाती है दुर्गा जी के लिए, जो दुर्गा के रिप्रेजेंटेशन है उनकी, तो आप दुर्गति कर रहे हो पूरे 365 दिन। तो इसीलिए लोग आज लोग जो है पूरे फेस्टिवल्स के रिचुअल्स, पूरे फेस्टिवल्स के स्पिरिट को भूल चुके हैं, और इसीलिए हम बस एक हिपोक्रेसी के विशियस साइकिल में घूम रहे हैं। दिस इज अ विशियस साइकिल। हम एक जगह डिसरिस्पेक्ट करते हैं, दूसरी जगह रिस्पेक्ट करते हैं, हम लॉज नहीं बना रहे हैं, हम चोरों को बचा रहे हैं, हम रेपिस्ट को बचा रहे हैं। तो कंट्री किस दिशा में जाएगी ये सबके लिए क्लियर है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। शिनावत्रा पॉलिटिकल डायनेस्टी। तो अभी जो है पैटोंगटन शिनावत्रा, तो ये तक्षिन शिनावत्रा की डॉटर हैं और ये बन गई हैं थाईलैंड की नई प्राइम मिनिस्टर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे श्रीलंका के नए प्रेसिडेंट बने हैं, थाईलैंड की नई प्राइम मिनिस्टर बनी है, नेपाल के सुप्रीम कोर्ट के नए जज आए हैं, चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल। तो ये सारे जो अपॉइंटमेंट्स हैं आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तक्षिन शिनावत्रा ने पूरी शिनावत्रा पार्टी बनाई थी। शिनावत्रा पॉलिटिकल डायनेस्टी वॉज कंट्रोल्ड बाय द तक्षिन शिनावत्रा। बहुत ही पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग पर्सन थे तक्षिन शिनावत्रा, और यहाँ पर इनकी जो फिलॉसफी थी इसको बोला था तक्षिनोमिक्स। तक्षिनोमिक्स वॉज द नेम ऑफ द फिलॉसफी गिवन बाय द तक्षिन शिनावत्रा। तो डेट रिलीफ, सोशल वेलफेयर और रूरल सपोर्ट, वर्किंग क्लास वोट्स, तो ये सारी जगहों पर इनका इस बार एजेंडा रहा है, कंसेप्ट रहा है कि कैसे इस चीज़ों पे फॉलो अप किया जाए। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। प्रवीण ने जीता है गोल्ड मेडल हाई जंप में, और इस बार 2.08 मीटर का जंप लिया गया है।
2.08 मीटर का जंप लिया गया है। T64 इवेंट था, T64 इवेंट था, राइट। अब यहाँ पे नया एशियन रिकॉर्ड बना दिया है प्रवीण कुमार ने 2.08 मीटर का इस लॉन्ग जंप को लेकर। तो यहाँ पे लगातार ऐसे अच्छे इवेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। टोटल जो मेडल हैं एशियन गेम्स में वो 26 मेडल हमने जीते, जिसमें से 6 गोल्ड थे और 9 सिल्वर थे और 11 ब्रोंज मेडल्स हमें देखने को मिले। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। होकातो होतोजे को मिला है ब्रोंज मेडल और ये पैरा एथलीट हैं, इंडिया के पैरा एथलीट हैं और इन्होंने F57 इवेंट में, जो शॉटपुट इवेंट था, वहाँ पे 14.26 मीटर का थ्रो किया और ये रिकॉर्ड थ्रो था फॉर द पैरालंपिक इवेंट। तो यहाँ पर ब्रोंज मेडल मिला इंडिया की तरफ से। इनफैक्ट नरेंद्र मोदी जी ने इनके लिए ट्वीट लिखा था, कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम। तो ये चीज़ बहुत अच्छी रही हमारे लिए। 29 मेडल्स, याद रखिएगा, 29 मेडल्स का टैली हमने अचीव किया है पैरालंपिक्स में। यूएस ओपन्स 2024, यहाँ पे यूएस ओपन्स में जानिक सिनर बन गए हैं, सेकंड ग्रैंड स्लैम जीता है अपना। तो जानिक सिनर यूएस 2024 ओपन जीत चुके हैं और टेलर फ्रिट्ज को इन्होंने हराया है। तो काफ़ी कंट्रोवर्सी में थे सिनर बिकॉज ऑफ हिज इन्वॉल्वमेंट इन ड्रग्स डोपिंग केस लगा था इनके ऊपर टूर्नामेंट से जस्ट पहले। तो यहाँ पर टेलर फ्रिट्ज को हराकर यूएस 2024 ओपन जीत गए हैं। आतिशी मार्लेना बनी चीफ मिनिस्टर दिल्ली की और ये एक ऐतिहासिक अपॉइंटमेंट था इनका, क्योंकि इनसे पहले महज 2 चीफ मिनिस्टर्स रही हैं दिल्ली की। एक तो थी सुषमा स्वराज और एक थी, सेकंड कौन थी बताइए? एक थी सुषमा स्वराज और दूसरी कौन थी? बताइए। क्या नाम है दूसरी चीफ मिनिस्टर का? एक है सुषमा स्वराज और दूसरी कौन है? वेरी गुड अदीबा। शीला दीक्षित इज द सेकेंड चीफ मिनिस्टर एंड शीला दीक्षित इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर, विमेन इन द विमेन कैटेगरी, लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। अरविंद केजरीवाल ने रेजिग्नेशन दे दिया बेल मिलते ही, क्योंकि वो चाहते थे कि नए सिरे से इलेक्शन हो और उस इलेक्शन में वो भाग लेकर यहाँ पर वापस पहुँचें। दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर रही हैं, अभी भी एजुकेशन मिनिस्टर इन्हीं के हाथ में है और काफ़ी बढ़िया इनका एजुकेशन बैकग्राउंड रहा है। ट्रू सेंस में एजुकेशन मिनिस्टर हैं। सेंट स्टीफन कॉलेज से हिस्ट्री में ग्रेजुएट हैं और उसके बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड से भी डिग्री ली है। तो वो भी शेवनिंग स्कॉलर रही हैं, बहुत बड़ी स्कॉलरशिप होती है। तो दिस वाज अ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेशनल हेल्थ मिशन के नए डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं। नेशनल हेल्थ मिशन के नए डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं और यहाँ पर हेल्थ केयर सर्विसेज को एनहांस करने का जो है प्लान है। हमने देखा है कि जन औषधि केंद्र लाए गए हैं और कई सारी चीज़ें जो हमारी आयुष्मान भारत योजना है, तो ये सारी चीज़ें नेशनल हेल्थ केयर मिशन के अंदर चल रही हैं और उसके डायरेक्टर बना दिए गए हैं विनय गोयल। तो विनय गोयल को बनाया गया है क्योंकि इनका एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है मेडिकल की फील्ड में। बहुत सारे ऑपरेशंस इन्होंने गवर्नमेंट के हैंडल किए हैं, तो उम्मीद है कि इनके आने से आगे चीज़ें बेटर होंगी। चलिए, तो अब आप लोगों के लिए एक डिस्काउंट है। आप नवरात्रि के उपलक्ष्य पे अगर आप लॉ का महा पैक लेते हैं तो उसमें 2x वैलिडिटी मिलने वाली है। तो एनीवन हु वांट्स टू टेक दे कैन यूज़ दिस महा पैक। तो आप कोड लगा सकते हैं, मेरा NAM80 इज़ माई कोड। आप कोड लगाइए और बैच में जुड़ जाइए। चलिए, अब हम सॉल्व करते हैं MCQ। आप लोगों के लिए MCQ भी अवेलेबल हैं। अब बारी है MCQ सॉल्व करने की, तो फटाफट से तैयार हो जाइए। जिसको पानी वानी पीना है पानी पीकर आ जाइए और अब हम MCQ तुरंत सॉल्व करेंगे। तो सितंबर का ये कुछ MCQ सेट हैं और हम इसे तुरंत अब सॉल्व करना शुरू करेंगे।
चलिए, चलिए स्टार्ट सॉल्विंग। फर्स्ट का आंसर है ब्राजील। ठीक है, फर्स्ट का आंसर इज बी। क्लियर नहीं है तो एक बार सेटिंग चेंज कर लीजिए। आई होप अभी क्लियर हो गया होगा। चलिए, सेकंड का आंसर है सी। चलिए, आंसर इज बी, अबू धाबी। रणधीर सिंह। हाँ, लेटेंसी तो है यशराज, यू आर राइट। चलो, साउथ ईस्ट एशिया। राइट, आंसर इज सी। 5 का ए है, 6 का सी है, 7th। चलिए, 7th का भी सी है। सी इज द राइट आंसर। फटाफट, कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? चलिए, बी इज द राइट आंसर, नॉट सी। 9 नहीं, हमने 7 मेडल जीते हैं।
एट्थ का बी होगा, एट्थ का बी। चलिए नाइन्थ, इजी क्वेश्चन, नाइन्थ का भी आंसर है बी। टेंथ का भी आंसर है सी। तो इंदौर याद रखिएगा, इंदौर क्लीन सिटी है, लेकिन क्लीन एयर सिटी में आती है सूरत। तो क्लीन सिटी का टैग इंदौर को मिला है, सूरत को मिला है क्लीन एयर का, तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। वन पॉइंट फाइव CR, आंसर इज बी। 11th का आंसर बी है। ट्वेल्थ, क्विक क्विक क्विक। चलिए इजी आंसर, आंसर इज बी। 33 kg में जीती हैं, रिकॉर्ड बनाया है। चलिए आंसर इज सी, अल इन में हुआ था एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप। 14th, 13th का सी, 14th। ए नहीं बेटा, ए गलत है, 13th का सी है। 13th का ए गलत है। चलिए यूएई सी इज द राइट आंसर, 14th का सी। फिफ्टींथ, चलिए 15th का आंसर बी है, डी नहीं है। कंफ्यूज मत होइए बी और डी में। सिक्सटींथ, क्विक। चलिए राइट आंसर इज सी, नॉट बी। मद्रास नहीं, हैदराबाद है। क्विक क्विक, 17th। चलिए राइट आंसर इज बी, अभय कर्णिकार, इन्होंने हाईलाइट किया है। सेवनटीन्थ का बी होगा, 17th का ये नहीं है। 18th,
चलिए 18th का इज राइट आंसर सी। नाइनटीन्थ, मेक इन इंडिया। तो इंडिया ने एक स्पेशल जो है इंडियन विस्की बनाई है। तो इंडियन विस्की जो इंडिया में ही बनी है, तो उसको अब जो है एक्सपोर्ट करने का प्लान है। तो अल्कोहल बेवरेज को हम एक्सपोर्ट के लेवल पे लाना चाहते हैं। अभी तक हम इंपोर्ट पीते हैं, राइट, इसलिए इंपोर्टेड दारू बोला जाता है अलग से कि इंपोर्टेड दारू वो तो मज़ा है। तो अब हम उसमें एक्सपोर्ट के कल्चर में भी आ रहे हैं। चलिए राइट आंसर इज सी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसका फुल फॉर्म है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो राइट आंसर इज सी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं सेट 2 की तरफ। चलिए सेट टू अभी पार्टी बाकी है। चलिए राइट आंसर है सीताराम येचुरी। सीपीआई के थे और सीपीआई पार्टी बन के तैयार हुई थी 1964 में। तो याद रखिएगा सीपीआई मार्क्सिस्ट पार्टी। मेन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या रही है इस पार्टी की? चलिए मार्क्सिज्म लेनिनिज्म। तो कार्ल मार्क्स और जॉन लेनिन, इनका नाम था कार्ल मार्क्स और ये थे जॉन लेनिन। ठीक है, जॉन लेनिन। तो ये लोग इम्पोर्टेंट हैं। कितने लोग होते हैं पीएसी में, पब्लिक अकाउंट्स कमिटी? चलिए राइट आंसर इज 22। सी इज रॉन्ग आंसर। वन 48। चलो फिफ्थ।
रेप एंड सेक्सुअल क्राइम्स, राइट आंसर इज बी। एसिड अटैक्स के लिए क्या चीजें ऐड हुई हैं? लाइफ इम्प्रिजनमेंट। क्विक क्विक। चलिए, राइट आंसर इज 18 ईयर्स। चलिए, अक्टूबर 1, 2024, 9th। Italy and Czech Republic. Right answer is B. राइट आंसर इज सी। 135 मिलियन पहुंच चुका है एक्सपोर्ट का वैल्यू 2022 के बाद। चलिए, तो 61.13% रहा है, तो राइट आंसर इज सी। पूरे 5 फेज कंप्लीट हो चुके हैं, तो ये फर्स्ट फेज का था 61%। चलिए, गुलाब सिंह बने थे 1822 में, और हरी सिंह बने थे 1928 में। 1928 में इनको मिली थी कमान, 1822 में मिली थी गुलाब सिंह को। रंजीत सिंह ने छोड़ा था 1822 में। चलिए, प्रोजेक्ट भीष्म जो है प्रोजेक्ट मेडिकल किट पीएम मोदी ने दी थी यूक्रेन में। डिस्टेंस कितना कवर करने वाले हैं? 340 किलोमीटर। बी इज द राइट आंसर, सी नहीं है बच्चों, बी होगा। पहला क्वाड ग्रुप कब प्रपोज किया गया था? वेरी इजी, कई बार मैंने बताया। ए इज द राइट आंसर, 2007। चलिए, डी इज द राइट आंसर। ऑस्ट्रेलिया ने अपने आप को विड्रॉ किया था, लेटर ऑन फिर से जुड़े और फिर साथ में क्वाड ग्रुप को कंटिन्यू किया गया। एक्ट ईस्ट जो पॉलिसी है ये 2014 में आई थी, और 2014 का ये जो बैकग्राउंड है 1991 को जाता है, क्योंकि 1991 में लुक ईस्ट पॉलिसी आई थी। उसी के कंटिन्यूशन में 2014 में एक्ट ईस्ट पॉलिसी निकाली, और इसका राइट आंसर है बी। ट्राइलेटरल हाईवे बनाया जा रहा है
इस एक्ट इस पॉलिसी को स्ट्रेंथन करने के लिए। चलिए, राइट आंसर इज सी। साउथ चाइना सी के केस में 2016 में चाइना को रिलीफ मिली थी परमानेंट आर्बिट्रेशन काउंसिल से। परमानेंट काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन ने जजमेंट दिया था 2016 में अगेंस्ट साउथ चाइना। चलिए, रिपब्लिक ऑफ चाइना, सी इज द राइट आंसर। कौन सा स्केड्यूल है? राइट आंसर इज बी। 6th स्केड्यूल में इंक्लूड करने की बात की जा रही है, क्योंकि सारे जितने भी नॉर्थ ईस्ट के जो हमने देखे हैं स्टेट्स हैं वो भी 6 शेड्यूल्स में हैं। तो लद्दाख को भी एक स्पेशल स्टेटस जो है लद्दाख चाहते हैं कि 6 शेड्यूल के अंदर उन्हें मिल जाए। चलिए, राइट आंसर इज रैमन मैग्सेसे अवार्ड। तो इनके कंट्रीब्यूशन के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा इन्होंने एनवायरनमेंट के लिए किया है, उसके लिए रैमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था इन्हें। चलिए, राइट आंसर इज INS अरिहंत। INS अरिहंत इज द रॉन्ग आंसर। अरिहंत और अरिहंत में कंफ्यूज मत जो आइएगा। अरिहंत इज द राइट आंसर। राजनाथ सिंह ने अभी इसे इनॉग्रेट किया था। चलिए, ये हैं ऑप्शंस। चलिए, राइट आंसर इज साउथ गारो हिल्स। पहली फीमेल स्पोक पर्सन ईरान की, मैंने बताया कई बार आपको, फतेमा मोहजरानी। शन शन टाइफून जापान में कहाँ आया था? राइट आंसर इज सी, शिकोकू। बी और सी में लोग कंफ्यूज रहते हैं। सी इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। चलिए, राइट आंसर इज ए, राजेश धनकर अपॉइंट हुए हैं। ट्वेंटी नाइन्थ अगस्त इसी दिन खेल रत्न अवार्ड भी दिया जाता है, नेशनल स्पोर्ट्स डे के दिन। चलिए, राइट आंसर इज नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। लोग CRPF से कंफ्यूज रहते हैं। CRPF इज नॉट द राइट आंसर, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। याद रखिएगा, वर्ड यहाँ पे डिस्प्लेस्ड यूज़ हुआ है। तो डिस्प्लेस्ड वर्ड जब यूज़ होगा तो आपको रेफ्यूजी कन्वेंशन लगाना है, क्योंकि रेफ्यूजीज़ का मतलब ही होता है जो लोग डिस्प्लेस्ड हैं, राइट। एक कंट्री से दूसरे कंट्री जा रहे हैं बिकॉज दे आर डिस्प्लेस्ड, तो उस केस में रेफ्यूजी कन्वेंशन ही राइट आंसर है।
ह्यूमन राइट आपको कंफ्यूज कर सकता है लेकिन नहीं होगा, मैरीटाइम और एनवायरनमेंट तो हो ही नहीं सकता। तो राइट आंसर इज बी, बॉर्डर सिक्योरिटी एंड इलीगल इमिग्रेशन, क्योंकि बांग्लादेश में हमने देखा काफ़ी सिक्योरिटी इश्यूज हुए जब से मोहम्मद यूनुस ने टेक ओवर किया है, उसके वजह से कई सारे बांग्लादेश इमिग्रेंट्स इंडिया में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। फ्रस्ट्रेटेड किड क्यों फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं यहाँ पे? बिल्कुल आपका नाम मैच कर रहा है आपसे। माधवी पुरी बूच, तो अभी सेबी की जो ये पहली विमेन चेयरपर्सन रही हैं, पहली बनते ही फंस गई एलिगेशंस में। हिंडनबर्ग, याद रखिएगा, हिंडनबर्ग फाउंडेशन ने एलिगेशन लगाया है कि अडानी के जो है प्रॉपर्टीज़ में इनके स्टेक्स लगे हुए हैं, तो ये एलिगेशन लगाया गया था। चंदा कोचर आईसीआईसीआई की रही हैं, आईसीआईसीआई। चलिए, उदार शक्ति एक्सरसाइज, उदार शक्ति जिसमें पार्टिसिपेट किए थे। चलिए, होम सेक्रेटरी इज द राइट आंसर। डी, सी सही नहीं है, डी इज द राइट आंसर। चलिए, 3.54%, बी इज द राइट आंसर, डी इज रॉन्ग। 2.85 मत समझना लोएस्ट के नाम पे, 3.54 इज द राइट आंसर। चलिए, यहाँ पे नाग नाग मैच होता है तो यही देख के आप ऑप्शन बी मार्क कर देना। अनंतनाग में जहाँ पे नाग वर्ड है तो कोकरनाग, ऑपरेशन कोकरनाग इज द राइट आंसर, वो याद रखना, कॉमन थ्रेड। चलिए, इजी था ये। ए इज द राइट आंसर। 21 सितंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। चलिए, बी इज द राइट आंसर। अगेन बी इज द राइट आंसर। मलाला यूसुफजई को पहले मिला है, अभी 2024 में नहीं मिला है, तो याद रखिएगा ग्रेटा थनबर्ग इज द राइट आंसर।
चलिए 39 का न्यू दिल्ली। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, तो डिजिटल एग्रीकल्चर में डिजिटल इंफ्रा बढ़ाने के लिए कौन से स्टेट ने लॉन्च किया था मिशन? इट वाज लॉन्च बाय पंजाब। ए इज़ द राइट आंसर। महाराष्ट्र भी एग्रीकल्चर के लिए फेमस है, लेकिन इसमें पंजाब इज़ द राइट आंसर। चलिए बी इज़ द राइट आंसर। साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी पे हम काम करना चाहते हैं। जल्दी जल्दी सॉल्व करो, 2 मिनट में ख़त्म करना है। चलिए अविनाश साबले इज़ द राइट आंसर। तो 100 मीटर स्प्रिंट है, नीरज चोपड़ा स्प्रिंटर नहीं है, याद रखिएगा, नीरज चोपड़ा नॉट अ स्प्रिंटर, जैवलिन थ्रो में है। और अविनाश साबले अभी एशियन गेम्स में स्प्रिंट जीते थे 100 मीटर्स की। ये है मुदा स्कैम, मैसूरू अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, मुदा स्कैम हुआ था। कौन से कोर्ट ने जो है अपहेल्ड किया था? गवर्नर का डिसीजन। और गवर्नर का डिसीजन आता है आर्टिकल नंबर 163 के अंदर, तो ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड की थी, ठीक है। ए इज़ द राइट आंसर। चलो इस क्वेश्चन का आंसर मैंने पिछले ही उसमें बता दिया, तो यहाँ पर ए विल बी द राइट आंसर। 163 के अंदर गवर्नर को पावर मिलती है कि वो अप्रूव कर सकते हैं कोई भी डिसीजन, अदरवाइज गवर्नर बाउंड होते हैं फ्रॉम द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो कि स्टेट के चीफ मिनिस्टर के अंदर होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है कि गवर्नर उसको बाईपास भी कर सकते हैं। लास्ट 4 क्वेश्चंस। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट किन को एक्सेप्शन मिलता है? चलिए राइट आंसर इज बी, पब्लिक सर्वेंट्स को यहाँ पर एग्जेम्पशन मिलता है, लेकिन 163+17A को क्लब करते हैं, तो पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट जो भी ब्राइबरी के मामले हैं वो गवर्नर रेकमेंड कर सकते हैं कोर्ट को, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मुलाकात कहाँ हुई थी यूक्रेनियन प्रेसिडेंट से? तो याद रखिएगा इसकी सीरीज़ है। पहले 2024 में प्राइम मिनिस्टर पहुंचे रशिया, जहां पर मिले वो पुतिन से, और पुतिन से मिलने के बाद वो पहुंचे यूक्रेन, और यूक्रेन में कीव है उसका कैपिटल, तो वहां पर हुई थी उनकी मुलाकात। तो राइट आंसर इज बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन से पॉलिटिकल फिगर पे एसआईटी लगी थी? तो ये हैं मुकेश, जिनके ऊपर लगा था सेक्सुअल हरासमेंट का केस, जो मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी ट्रेंडिंग था, कई सारी एक्ट्रेसेस ने केस लगाया था। एसआईटी का फुल फॉर्म क्या होता है? ये मैंने बताया आप लोगों को कई बार। एसआईटी का फुल फॉर्म इज स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। टास्क फोर्स नहीं होता, इंटेलिजेंस नहीं होता, कंफ्यूज मत होना, हर बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। स्ट्रैटेजिक इंटेलिजेंस टीम नहीं, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। चलिए लास्ट क्वेश्चन, कौन सी कमिटी रिपोर्ट के आधार पे इनके अरेस्ट को लिया गया था? मुकेश का अरेस्ट कौन सी कमिटी के रिपोर्ट के आधार पे हुआ है? चलिए राइट, तो सी इज द राइट आंसर, जस्टिस हेमा कमेटी रिपोर्ट। तो इसी के आधार पर कई मलयालम एक्टर्स की बैंड बजाई गई थी, मी टू मूवमेंट लग गया था, सारी महिलाओं ने आकर बोला कि हमारे साथ भी हरासमेंट हुआ है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। आज हमने लगभग 70 क्वेश्चन सॉल्व किए, सितंबर का पूरा मंथली करंट अफेयर्स देखा। तो आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। शेयर कर दीजिए और सेशन लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और मैं मिलूँगा आपसे कल सुबह 10 बजे।
थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ गुड डे। अच्छे से